वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हमें मिल जाता है और उस मोमेंटम में आप चेंज प्रोड्यूस करते हैं। जितना चेंज प्रोड्यूस करना है उतना ज़्यादा फोर्स लगाना है या जितना फास्ट चेंज आप चाहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जितनी ज़्यादा आपको चाहिए उतना ज़्यादा फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ता है। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था और इसका नाम था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नमस्कार, मेरे फिज़िक्स के सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिज़िक्स को इजी बनाना। चलिए न्यूटन थर्ड लॉ को स्टार्ट करते हैं और बड़ा बेसिक है और मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं आपने सुना है दैट एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी यहाँ पे जो एक्शन और रिएक्शन की बात हो रही है वो एक्चुअल में कौन है? फोर्स है। यानी जितना फोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट पे आप लगाओगे, यानी आपने एक्शन किया और बदले में आपको उसी ऑब्जेक्ट से उतना ही फोर्स मिलने वाला है, वो रिएक्शन हो गया। तो एक्शन करोगे तो ही रिएक्शन होगा, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता। अरे भाई, किसी बच्चे को आप परेशान करोगे तभी तो वो वापस आपको हिट करेगा, अदरवाइज क्यों हिट करेगा? तो एक्शन का रिएक्शन हमें मिलता है, ठीक है। तो फोर्स के केसेस में यही है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाइए, आप दोबारा उस पर फोर्स लगा सकते हैं। अभी आप चारों तरफ आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ फोर्स लग रहा है। सबसे पहले तो आप एग्जांपल देखिए कि आप पे अर्थ फोर्स लगा रही है, तभी तो आप अर्थ से चिपके हुए हो। और कौन सा फोर्स लगा रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स। पढ़ेंगे अपन, आपकी 9th क्लास के अंदर ही आएगा। तो अर्थ आप पे फोर्स लगा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल अर्थ ही आप पे फोर्स लगा रही है, आप भी अर्थ पे फोर्स लगा रहे हो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अर्थ आप पे एक्शन कर रही है, आप उस पर रिएक्शन कर रहे हो, या आप अर्थ पे एक्शन कर रहे हो और आपको अर्थ का रिएक्शन मिल रहा है। तो ये यहाँ पे दो फोर्सेस का पेयर बन के आता है, जोड़ा बन के आता है। एक एक्शन फोर्स होगा और दूसरा रिएक्शन फोर्स होगा। और सबसे बड़ी बात, एक्शन कोई दूसरी बॉडी करती है और रिएक्शन कोई दूसरी बॉडी करती है। देखते एग्जांपल लेते हैं सिंपल। जैसे ये एक टेबल है, कंसिडर दिस इज ए टेबल, और ये सिंपल एक टेबल ले लीजिए आप। मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी सी बने, ठीक है। ये आपका ग्राउंड है। इस टेबल पे मैंने एक ये नोटबुक और रख दी, बुक मान लीजिए या नोटबुक मान लीजिए। ये बुक रखी हुई है इस तरह से। इस तरह से नोटबुक रखी हुई। तो ये नोटबुक क्या कर रही है? ये नोटबुक के पास क्या है? मास ना, इसको अर्थ खींच रही। ये बीच में कौन आ गई? टेबल आ गई। इस बुक के बीच में कौन आ गई? टेबल। तो ये टेबल किस पे फोर्स लगाएगी? बुक पे। क्या बुक टेबल पे फोर्स लगा रही क्या? इसे पता कैसे करोगे? उस बुक को अपने सर पे रख लो, आपको एक फोर्स फील होगा, होगा कि नहीं होगा? उस बुक को अपने सर पे रख लो। जैसे ये बुक है मेरे पास, इसको मैं अगर सर पे रख लेता हूँ तो क्या मुझे फोर्स फील नहीं हो रहा? क्या मुझे फोर्स फील हो रहा? क्यों फोर्स फील हो रहा है? क्योंकि इसको अर्थ, ये नीचे जा रही थी, अर्थ इसको खींच रही थी, आप बीच में आ गए। तो अब वो फोर्स क्या है? आप पे लग रहा है। पर ये फोर्स आप पे लगा रही है, इससे हम क्या बोलेंगे कि इस बुक ने आपके हेड पे एक्शन किया और अब आपके हेड ने बदले में रिएक्शन किया। अब ये बात कैसे मानोगे कि सर आप, मेरे हेड ने उस बुक पे रिएक्शन किया? ये बुक मुझे बताओ रेस्ट पे है कि नहीं? आप कहोगे सर रेस्ट पे है। क्या इस बुक पे फोर्स नहीं लग रहा है? क्या आप कहोगे लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? इसको अर्थ अपनी तरफ खींच रही है। क्या बोलते हैं उसको? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स लगने से तो ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए। भी एक ही फोर्स आप बता रहे हो कि इस डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है, और एक ही फोर्स लगता है तो अनबैलेंस फोर्स होता है। पढ़ा है आपने अनबैलेंस फोर्स, और अनबैलेंस फोर्स जब लगता है तो ऑब्जेक्ट मूव करता है। हमारा फर्स्ट वीडियो अनबैलेंस फोर्स पे था। तो इस पर अगर ये मूव कर रहा है, अगर इसको मैं यहाँ छोड़ूँ तो ये मूव कर रहा है, ये नीचे आ रहा है,
क्या हो रहा है, इस पे अनबैलेंस फोर्स है। कौन सा फोर्स है, केवल अर्थ का नीचे की तरफ। उस अनबैलेंस फोर्स के कारण क्या हुआ, ये बुक नीचे मूव करते आ रही, लेकिन मैं बीच में आ गया, ये यहाँ आ गई, अब बुक रेस्ट पे आ गई। क्या अर्थ ने इसको खींचना बंद कर दिया, नहीं, अर्थ इससे अभी भी खींच रही है। आप हट जाइए साइड से, हटते ही बुक वापस नीचे जाना शुरू कर देगी। तो ये एक्शन फोर्स इस पे लग रहा है, एक्शन फोर्स इस पे लग रहा है। अब बीच में आप आ गए तो ये आपसे टकराया, तो आप पे इसने बुक ने फोर्स लगाया, बुक ने एक्शन किया। अब एक फोर्स रहेगा तो बैलेंस फोर्स नहीं होगा, अनबैलेंस फोर्स होगा। उस सिचुएशन में इसको बुक को मूव करना ही चाहिए, लेकिन बुक अब इस कंडीशन में मूव नहीं कर रही। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे इधर फोर्स लग रहा है फिर वो मूव नहीं कर रही, इसका मतलब कोई ना कोई दूसरा फोर्स है जो उसके ऑपोजिट लग रहा है, कोई ना कोई दूसरा फोर्स है जो इसके ऑपोजिट लग रहा है, और वो इसको क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। और बैलेंस फोर्स जब होता है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहता है, ये किस पे है, रेस्ट पे की नहीं। तो इधर वाला फोर्स कहाँ से आएगा, इधर वाला फोर्स रिएक्शन है, किसका, मेरा, किस पे, इस बुक पे। मेरे हेड ने इस बुक पे रिएक्शन किया, मेरी बुक ने मेरे ऊपर इस तरफ एक्शन किया और मेरे हेड ने इस तरफ रिएक्शन किया। उससे क्या हुआ, दो फोर्स हो गए और इस बुक पे बैलेंस फोर्स बन गया जिससे वो रुक गई। तो देखो क्या होगा, ये वाली बुक इस टेबल पे एक्शन कर रही है, इधर फोर्स लगा रही है, और ये टेबल अब इस बुक पे ऊपर फोर्स लगाएगी। लगाया नहीं लगाया, तो देखो यहाँ पे दो है, ये फोर्स हो गया आपका एक्शन फोर्स, और बदले में टेबल ने इस पे किया रिएक्शन फोर्स। और ये दोनों क्या है, अलग अलग बॉडी पे है। एक्शन हो रहा है टेबल पे और रिएक्शन हो रहा है किस पे, बुक पे। ये ध्यान रखना, एक्शन रिएक्शन दोनों एक चीज़ पे नहीं होते हैं, अलग अलग बॉडी पे होते हैं। तो हमारा ये पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, दो अलग अलग बॉडीज पे ये एक्ट होता है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे लेकिन ऑपोजिट होंगे। बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट। एक जितना फोर्स उस बुक ने मेरे हेड पे लगाया है उतना फोर्स मेरा हेड उस बुक पे लगाएगा। ठीक है, जितना फोर्स मेरे बुक ने मेरे हेड पे लगाया उतना फोर्स मेरा हेड बुक पे ले आएगा। यानी जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन, और ऑपोजिट। एक्शन नीचे था, रिएक्शन इस तरफ है। एक्शन इधर होगा तो रिएक्शन इधर होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट होते हैं। ये हमारा बेसिकली न्यूटन्स लॉ है, और इसमें बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं। अगर आप साइड में देखोगे तो आपको इमेज दिख रही है, उस इमेज में आप देख रहे हैं कि एक लड़का है जो नदी किनारे है या बीच पे मान लीजिए, और बोट से जंप करता है। तो जब वो बोट से जंप करता है तो वो बोट को पीछे तरफ धकेलता है, यानी उसने बोट पे एक्शन किया, किधर, पीछे की तरफ। तो अब बोट क्या करेगी, उस पर रिएक्शन करेगी, किधर, ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी आगे की तरफ। और ये लड़का उसके सहारे से कूद के कहाँ आ जाता है, शोर पे आता है, यानी किनारे पे आ जाता है। सिमिलरली आप एग्जाम्पल देखिए, गन का भी बुक में मिल जाएगा आपको। गन से आप जैसे ही फायर करते हैं तो आप ऐसे होल्ड करते हैं और फायर करते हैं, आप देखते हैं पीछे होते हो। क्यों पीछे होते हो, क्योंकि आपने गन को आगे भेजा है कुछ फोर्स लगा के। तो गन को तो आपने आगे, सॉरी बुलेट को तो आपने आगे भेजा फोर्स लगा के, पर बुलेट भी क्या करेगी, पीछे फोर्स लगाएगी। और उसी फोर्स से क्या होता है, हम थोड़ा सा ऐसे हिलते हैं, यानी हमें टाइट पकड़ना पड़ता है, कि जैसे हम फायर करेंगे तो वो गन पीछे आने वाली है। अगर हम एक्टिव नहीं रहेंगे और हम उसको टाइट नहीं पकड़ेंगे तो वो हमें चोट पहुंचा सकती है। इसलिए बड़ा तसल्ली से एक्टिव होकर फिर फायर किया जाता है, और ये ध्यान रखा जाता है कि ये गन है वो पीछे आएगी, जिसे हम बोलते हैं रिकॉइल। जिसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल होना, यानी गन का पीछे आना, रिकॉइल होना। आगे समझ में। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, एक्शन और रिएक्शन का ही है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। आप देखते हैं जैसे प्लेयर्स होते हैं, फुटबॉल की मैच चलता है, फुटबॉल के प्लेयर, अगर आप भी जनरली खेलते हैं तो आप अगर मान लो फुटबॉल खेल रहे हैं और अचानक आप दूसरे प्लेयर से टकरा गए तो क्या होता है, दोनों को चोट लगती है, क्योंकि आपने उस पर एक्शन किया, उसका रिएक्शन हुआ, यानी आपने उस पर फोर्स लगाया और उसने आप पे फोर्स लगाया, और दोनों की चोट लग गई।
ठीक है, तो ये एक्शन और रिएक्शन का ही सारा खेल है। तो एक्शन और रिएक्शन की बात ध्यान रखनी है कि एक अलग अलग बॉडी पे एक्ट होता है, सेम नहीं होता है, और एक्शन रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, यानी 4 न्यूटन फोर्स उसने लगाया तो 4 वो लगाएगा, लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ, सिंपल बेसिक और बड़ा इंटरेस्टिंग था। अब हम चलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। उससे पहले मैं इस बोर्ड को साफ कर लेता हूँ। तो रीड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। ये क्या कहता है कि द टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन इज सेम, और वी कैन से कंजर्व, यानी सेम रहता है या कंजर्व रहता है, एक ही बात है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये आइसोलेटेड सिस्टम मीनिंग क्या हुआ कि आप क्या कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में आप क्या करा रहे हैं, कॉलिजन करवा रहे हैं। अब इस ऑब्जेक्ट के पास भी मास है, इसके पास भी मास है, इसके पास भी वेलोसिटी है, इसके पास भी वेलोसिटी है, यानी इसके पास भी मोमेंटम है और इसके पास भी मोमेंटम है। टकराने के बाद में मास तो रहेगा ही, लेकिन इनकी वेलोसिटी हो सकता है चेंज हो जाए एक दूसरे से। होता ना, कैरम बोर्ड हम खेलते हैं, कैरम में क्या होता है, कैरम में स्ट्राइकर से आप उस कॉइन को हिट करते हैं, तो स्ट्राइकर जाता है कॉइन को हिट करता है, कॉइन जो पहले रेस्ट पे होती है वो मोशन में आती है, उस स्ट्राइकर या तो स्लो हो जाता है या रुक जाता है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि उसने अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र कर दिया उस कॉइन को, स्ट्राइकर ने अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र कर दिया उस कॉइन को, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, दो चीज़ काउंट करनी है, यानी आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या है कि स्ट्राइकर ने कॉइन पे फोर्स लगाया और कॉइन ने स्ट्राइकर पे फोर्स लगाया, बस हमें ये दो फोर्स को ही देखना है, वहाँ कोई तीसरा फोर्स नहीं होना चाहिए, तभी ये लॉ अप्लीकेबल होगा। जैसे उस सिचुएशन में तीसरा फोर्स है कौन, फ्रिक्शन फोर्स, वो कॉइन उस बोर्ड के ऊपर घसीटता है तो फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देना पड़ेगा, उसको हटा दें एक बार, केवल उन दो का, स्ट्राइकर का फोर्स कॉइन पे, कॉइन का फोर्स स्ट्राइकर पे, बस ये दो ही काउंट करें अपन, तो हम क्या कहेंगे कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी उन दो को ही हम कंपेयर कर रहे हैं। आगे बात समझ में, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, यानी बाहर से कोई तीसरे की एंट्री हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, यानी वो दो ही एक दूसरे पे जो भी कुछ करना है वो दो ही एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, टोटल मोमेंटम। तो ये क्या कह रहा है कि जैसे मान लो कि एक बॉल है मेरे पास, बॉल ए विच हैज़ मास ma, अनदर बॉल b विच हैज़ मास mv, both are moving in a same direction in a straight line and let the velocity of this ball is ua and velocity of this ball is ub। अब इनमें कॉलिजन करवाना है, तो सीधी सी बात है, इनमें कॉलिजन एक ही सिचुएशन में हो सकता है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल इज ग्रेटर देन दिस बॉल, तभी तो इसके पास ये अप्रोच कर पाएगी और इससे टकरा जाएगा। अगर ये बॉल इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो ये हमेशा आगे रहेगा और कॉलिजन कभी नहीं होगा, दोनों की बराबर स्पीड होगी तो भी कभी कॉलिजन नहीं होने वाला, ठीक है। तो दिस इज सिचुएशन बिफोर कॉलिजन। अब मान लो वो कोलाइड होते हैं, ये दोनों बॉल यहाँ जाके कोलाइड हुई, तो क्या हुआ, ए ने बी पे फोर्स लगाया, दिस इज फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन बी, इसको करता हूँ मैं, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए ने आके बी को हिट किया तो फोर्स लगाएगा। अभी आपने न्यूटन सेकंड थर्ड लॉ पढ़ा है दैट एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ए ने बी पे फोर्स लगाया है तो हम क्या बोलेंगे, ए ने बी पे एक्शन किया है, एंड इन रेस्पॉन्स टू दैट बी रिएक्ट करेगा, बी रिएक्शन देगा किसको, ए को, और कितना रिएक्शन देगा, जितना ए ने दिया। ये तो न्यूटन थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, उतना एक्शन के ऑपोजिट हमें रिएक्शन मिलने वाला है, यानी हमारा फोर्स ये मिलेगा, दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, दिस इज फोर्स ऑन, दिस इज फोर्स ऑन ए, ये ए पे लग रहा है बी के कारण और ये बी पे लग रहा है ए के कारण, दोनों फोर्स ऐसे हैं, और बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो क्या है एक्शन रिएक्शन वाला, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फोर्स ऑन ए बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी ए,
इक्वल मतलब फोर्स इक्वल है, और माइनस का साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। माइनस का शो करता है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में होते और इक्वल होते तो हम केवल FAB इक्वल टू माइनस नहीं लगाते, इक्वल टू FBA कर देते हैं, लेकिन ऑपोजिट है इसलिए हम माइनस से शो कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन शो कर रही है कि फोर्स ऑन A इज इक्वल टू B, फोर्स ऑन A ड्यू टू B इज इक्वल टू फोर्स ऑन B ड्यू टू A बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, माइनस साइन। आगे बात समझ में, इसका बाद में यूज़ करेंगे। ये आ गया। अब ये कोलाइड होंगे, कोलाइड होने से क्या होगा, वेलोसिटी में वेरिएशन आएगा। हो सकता है कि B फास्ट हो जाए, A स्लो हो जाए, ठीक है, या दोनों कुछ और वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दे। यानी आफ्टर कोलिजन हम ये श्योर नहीं हैं कि कोलिजन होने के बाद में भी उनके पास वो ही वेलोसिटी रहेगी या वेलोसिटी चेंज भी हो सकती है। तो इसके पास वेलोसिटी पहले UA थी, अब मैंने इसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी VA कंसिडर कर ली, एंड लेट B इज मूविंग विद वेलोसिटी B, VB। मास पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पहले जो मास था इनका MA MB, कोलिजन के बाद भी मास वही रहने वाला है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब हम लिखें तो क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन देखो कितना मोमेंटम है कि कोलिजन यहां हुआ है, दिस इज कोलिजन, दिस इज कोलिजन, कोलिजन यहां हुआ है, ठीक है। तो कोलिजन से पहले इसके पास मास है, वेलोसिटी है, मास है, वेलोसिटी है, इसके पास मोमेंटम है, इसके पास कितना मोमेंटम है, ये कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इसका MA और बिफोर कोलिजन वेलोसिटी U, MA/UA प्लस इसका मास MB और UB। ये तो हो गया मोमेंटम बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन देखें तो आफ्टर कोलिजन मास तो वही है लेकिन वेलोसिटी चेंज। तो पहले वाले की MA/VA और दूसरे वाले की MB/VB। और क्या कह रहा है ये मोमेंटम आ गया बिफोर कोलिजन टोटल कि दोनों के पास मोमेंटम है, ये मोमेंटम आ गया आफ्टर कोलिजन कि दोनों के पास मोमेंटम है। R सेम का मतलब क्या हो गया, इक्वल। इन दोनों को इक्वल पुट कर दो। तो ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, तो ये बॉक्स में जो ये मैंने इक्वेशन बनाई है वो दोनों एक ही बात है। ये भी क्या है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसी को हम प्रूव भी कर सकते हैं, ये जो स्टेटमेंट है ना इसी को हम प्रूव भी कर सकते हैं बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। कैसे, तो देखो फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, फोर्स का फॉर्मूला पीछे याद कीजिए, पीछे जो मैंने फोर्स का आपको डिराइव करवाया था उसमें देखो एक इक्वेशन आपको ये मिलेगी, यहाँ K था पर उस K की वैल्यू हमने 1 कर दी। तो आपको पीछे देखो जो F = MA लिखा था हमने, उससे पहले आपको ये एक्सप्रेशन मिल सकता है, उससे पहले आपको ये एक्सप्रेशन मिल सकता है, F = mv - u/T, ये एक्सप्रेशन आपको मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये एक्सप्रेशन लिया। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो सिंपल आपने F = ma फॉर्मूला तो डिराइव करना सीख लिया था, ठीक है। तो F = m और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय t, चेंज यानी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय t, ये तो क्या होता है आपका एक्सेलरेशन होता है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, एक ही बात है। तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो इधर आइए, FAB की वैल्यू, तो देखो फोर्स ये क्या है, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। तो B जब A पे फोर्स लगाएगा तो A की वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो वेलोसिटी का चेंज क्या आया, पहले वेलोसिटी उसके पास UA थी और अब कितनी हो गई VA। तो फॉर्मूला F = क्या लिखूंगा, M, ये फोर्स किस पे लगा है, A पे लगा है, तो मास किसका लेंगे, A का। चेंज किसका आया, फोर्स लगने से, इस वाले फोर्स से B ने ये फोर्स लगाया A पे, इससे A की वेलोसिटी में चेंज आएगा। फाइनल वेलोसिटी क्या है, A की VA, इनिशियल क्या थी UA, डिवाइड बाय टाइम t इज इक्वल टू माइनस, इधर आ जाओ। अब ये फोर्स कौन सा है, ये फोर्स B पे लग रहा है A से, तो इस फोर्स B पे लगने वाले फोर्स से B की वेलोसिटी में चेंज आएगा। वेलोसिटी B की पहले क्या थी, UB, नाउ इट बिकम VB। तो ये फॉर्मूला यानी MB
इज इक्वल टू वी बी माइनस यू बी, और ये टाइम, जो टाइम मैंने सेम लिया टी टी, क्योंकि दो टकरा रहे हैं तो वो टाइम दोनों के लिए सेम स्पेंड हुआ है, ठीक है। तो ये टी से टी कैंसिल हो गया क्योंकि इक्वल है। अब यहाँ आ जाइए, चलो ऊपर कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये ड्रॉ साथ साथ लिखते रहना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे से यहाँ लिख लेंगे। तो अब क्या करने वाला हूँ मैं, इसको ओपन कर लीजिए, इसको ओपन कर लीजिए, एम ए इंटू वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी 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 माइनस माइनस प्लस, अरे आता नहीं आता, ये इजी बातें, प्लस माइनस कैसे होते हैं, और यू बी, एम बी यू बी, ठीक है। हमें ये एक्सप्रेशन लेके आना कि हम इसी चीज़ को प्रूव कर रहे थे। बस क्या करना दिख रहा है आपको, ए वाली टर्म एक तरफ कर दो और बी वाली टर्म एक तरफ कर दो। इसको इधर ले गया मैं, तो ये वाली टर्म होगी पॉजिटिव, और इधर वाली टर्म कौन सी, ये वाली, उसको मैं लिख दिया इसके बराबर। इसको इधर ले आया तो ये पॉजिटिव हो गई, और इधर पहले से पॉजिटिव कौन सी थी, ये। अब इसको ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है। तो इससे ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, मैच कर लीजिए, कहीं दिक्कत आए बता दीजिए। तो ऐसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव कर दिया है, ठीक है। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, और प्रैक्टिकल लाइफ में आपसे देखते हैं, ठीक है। तो वैसे देखें तो चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स हमने आज कवर कर लिए हैं इस वीडियो के साथ में। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस बचते हैं, मेरे ख्याल में इंटेक्स क्वेश्चन भी होंगे, उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी होगी, ठीक है। तो अब हम उनके लिए 2 या 3 वीडियो जो आएंगे, क्योंकि पार्ट्स में वीडियो बनाएंगे, 1 to 5 क्वेश्चन, 5 to 10 क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से हम वीडियो 2-3 और बना के आपका सेकेंड चैप्टर 9th क्लास का कंप्लीट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।